खुर्रम काज़मी आपका दोस्त। आज हम लोग बात करेंगे एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में ऑयल का क्या यूज़ होता है बेसिकली, और ये सिस्टम में ऑयल चोकिंग क्या है। तो अगर हम लोग कंप्रेसर की वर्किंग को देखेंगे तो कंप्रेसर के बहुत से मूविंग पार्ट्स हैं अंदर। इन पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और ये ऑयल रेफ्रिजरेशन के साथ में, रेफ्रिजरेंट के साथ में पूरे सिस्टम में थोड़ा ट्रेवल करता रहता है। 5%, 4%, 6% तक ये ऑयल पूरे में ट्रेवल करता रहता है, और रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ये लिक्विड हमारा ड्रायर से निकलता हुआ या स्ट्रेनर से निकलता हुआ, फिल्टर से निकलता हुआ, कैपिलरी के जरिए से कंट्रोल होता है। कहीं कहीं एक्सपेंशन वाल्व इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये हमारा इवेपोरेटर में या कूलिंग कॉइल में इंटर होता है, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या एयर कंडीशनिंग हो। हमारा अगर कंडेंसर का देखेंगे तो कंडेंसेशन होता है, मतलब लिक्विड में हमारा रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाता है, और ये लिक्विड जाके हमारा बॉयल करता है। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे कि ऑयल का क्या रोल होता है। ये हमारा एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। इसमें हमने पाइपलाइन को कट करके इसमें शीशे की पाइपलाइन लगा दी है ताकि दिख सके कि इसके अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट है, ड्रायर है, कैपिलरी है, ये हमारा हेडर है, ये हमारा कंडेंसर है, कंप्रेसर है। ये सारी चीज़ें सील्ड होती हैं, इसीलिए में हम इसको सील्ड सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्लोजअप करके देखेंगे तो यहाँ पे हमको रेफ्रिजरेंट लिक्विड में कन्वर्ट होता हुआ सामने दिखाई दे रहा है, और यही लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो सिस्टम से गुजर के, ड्रायर से गुजर के, कैपिलरी से होता हुआ हमारे इवेपोरेटर में पहुंचता है। यहाँ पे देखिए ये लिक्विड पहुंच रहा है। महीन कैपिलरी जैसे ही मोटे पाइप में खुलती है, इसके ऊपर से प्रेशर हटता है और ये यहाँ पे बॉयल होना शुरू हो जाती है। ये देखिए यहाँ पे आपको ऑयल दिख रहा है, ये येलो कलर का जो दिख रहा है ये ऑयल दिख रहा है। एक सर्टेन क्वांटिटी हमेशा ऑयल की मूव करती रहती है, लेकिन यही क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो हमारे सिस्टम में चोकिंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों हम लोग डिटेल के साथ देखेंगे इसे। दोस्तों क्वेश्चन आंसर सेशन में आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे डिफेक्ट की जिसके बार बार अभी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं कि हमारा रेफ्रिजरेशन में या एयर कंडीशनिंग में अगर सिस्टम में ऑयल आ जाता है तो अव्वल तो कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे, और अगर ऑयल आ गया है तो क्यों आया है इसका भी हम लोग बात करेंगे, और किस तरीके से उसको हम लोग ठीक करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ऑयल हमारे सिस्टम में क्यों आता है। बेसिकली ऑयल जो है वो हमारे कंप्रेसर को कूल करने के लिए, और उसके जो घिसने वाले पार्ट्स हैं, जितने भी बुश हैं या उसकी शेफ्ट है, उसको रगड़ से बचाने के लिए ऑयल का यूज़ करते हैं। ऑयल उसमें फिल्म की तरह से सरफेसेस को टच करके और मेटल को मेटल से टच नहीं होने देता है। तो जब ऑयल की बात आती है तो ऑयल हमारे सिस्टम में, पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में मूव ऑन होता रहता है। 5% ऑयल तो सब जगह इधर उधर घूमता फिरता रहता है। प्रॉब्लम तब आती है जब ऑयल एक्सेस क्वांटिटी में कूलिंग कॉइल में पहुंच जाता है और वहां मौजूद रेफ्रिजरेंट को उबलने का मौका नहीं मिलता है। अब ये ऑयल क्यों पहुंचा वहां पे? जब कभी भी कंप्रेसर ओवरहीट होता है। ऑयल अभी जो नॉर्मली यूज़ हो रहा है वो 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी विस्कोसिटी नहीं ख़त्म होती। विस्कोसिटी क्या है? ऑयल का मोटापन। ऑयल में वैक्स मिक्स करते हैं ताकि ऑयल जो है वो मोटा रहे और जगह जगह पे उसकी फिल्म बन जाए, जिसकी वजह से पिस्टन है, सिलेंडर है, आपस में रगड़े नहीं और उसमें गर्मी ना पैदा हो, मेटल उनकी ख़राब ना हो। तो ये ऑयल पूरे सिस्टम में मूव करता रहता है। अब क्यों ऊपर ऑयल चढ़ जाता है? नंबर 1, ओवरहीट हो जाता है। जब ओवरहीट हो जाता है तो ऑयल पतला हो जाता है। जब ऑयल पतला हो जाता है तो वो पिस्टन के सिलेंडर के ज़रिए से होता हुआ कंडेंसर में और धीरे धीरे कैपिलरी के ज़रिए से होता हुआ कूलिंग कॉइल में पहुंच जाता है। अब कूलिंग कॉइल में जब ये पहुंचता है तो ठंडक की वजह से ये भारी और मोटा हो जाता है। तो पहली वजह तो ये है कि ऑयल गर्मी की वजह से, ओवरहीटिंग की वजह से, कंप्रेसर गर्म होने की वजह से पतला होके और सिस्टम में फ्लो कर गया, आगे बढ़ गया। अब कंप्रेसर क्यों गर्म हो रहा है ये देखना पड़ेगा। एक्सेस यूसेज है, ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है रेफ्रिजरेटर, डोर खुला रहता है, अंदर लाइट ऑन रहती है, गैस्केट प्रॉपर फिट नहीं है, या एसी लगा है तो बड़े रूम में लगा हुआ है, रिटर्न कम जा रही है, बहुत सी वजह हो सकती हैं। उसकी वजह से कंप्रेसर
ओवरहीट होगा, हाई वोल्टेज हमेशा आता रहता है, लो वोल्टेज आता रहता है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, रिले प्रॉपर काम नहीं कर रही, कैपेसिटर वीक हो गया, बहुत सी वजह हो सकती हैं। तो ऑयल जब कभी भी ओवरहीट करेगा तो पतला हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी और हमारे सिस्टम में फ्लो हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा सिस्टम में। या दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ऑयल के ख़राब होने का, ऑयल के पतले होने का, उसका वैक्स अलग होने का। अक्सर लोगों को देखा है कि कंप्रेसर से फ्लश करते हैं, तो जब सिस्टम को कंप्रेसर चला के फ्लश करते हैं तो 1 मिनट भी कंप्रेसर चला लिया तो कंप्रेसर का कंप्रेशन काम ही कंप्रेशन करना है, एयर को कंप्रेस करेगा तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अपने अंदर खींच लेगा। अब जब मॉइस्चर आ जाएगा और हम रेफ्रिजरेटर की अगर बात करें और हम गैस चार्ज कर रहे हैं तो मशीन चोक ज़रूर करेगी। मशीन चोक करेगी तो हम उसमें एंटी मॉइस्चर डालेंगे। एंटी मॉइस्चर डालेंगे तो क्या होने वाला है, वो ऑयल में जाकर ऑयल की विस्कोसिटी को ख़त्म कर देगा, ऑयल को पतला कर देगा। तो कभी अगर आपने कोई पुराना कंप्रेसर निकाला हो, अगर ओरिजिनल है तो ऑयल में नीचे आपको वैक्स जमा हुआ नहीं मिलेगा। अगर हमारा रिपेयर किया हुआ है, हमने उसी से फ्लशिंग की है, एंटी मॉइस्चर डाला है, तो नीचे ऑयल में लुगदी ऐसी मिलेगी, ये वो वैक्स है जो ऑयल से अलग हो गया। तो नंबर 1, हम कंप्रेसर को ओवरहीट ना होने दें। नंबर 2, किसी भी हालत में हमें कंप्रेसर के अंदर एंटी मॉइस्चर नहीं डालना चाहिए। तो ऑयल अब हमारे सिस्टम में आ गया, तो कैसे डिटेक्ट होगा कि ऑयल आ गया? तो वही पुराने वाले पहले वाले एपिसोड की अगर हम लोग बात करें, पार्शियल चोकिंग होगी तो कंडेंसर ऊपर ज़्यादा गर्म होगा और नीचे एकदम से ठंडा हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कंडेंसर की स्टार्टिंग से और एंड तक 4 डिग्री 3 डिग्री का होना चाहिए, वो 8 10 12 15 डिग्री का हो जाएगा। ऊपर कंडेंसर हमारा बहुत गर्म होगा और नीचे एकदम ठंडा हो जाएगा। प्रूव करता है कि ये पार्शियल चोकिंग है। लेकिन ऑयल चोकिंग का कैसे पता लगाएंगे? अगर फ्रिज है तो आप अंदर जाके देखेंगे, जहाँ जहाँ पे ऑयल है वहाँ पे आइस का फॉर्मेशन नहीं होगा। जिस जिस जगह पे ऑयल है वहाँ पे आपको पैचेस दिखेंगे। हेडर के ऊपर भी देखेंगे, जो लास्ट में बिल्कुल होता है कूलिंग कॉयल के, कि ऊपर की तरफ तो आइस जमी है लेकिन नीचे की तरफ एम्प्टी है, आइस वहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही है। तो अगर हमारे सिस्टम में, हमारे इवेपोरेटर में ऑयल आ गया है तो नंबर 1 क्या होगा, कंडेंसर ऊपर ज़्यादा गर्म होगा, नीचे कम गर्म होगा, ड्रायर तक आते आते हो सकता है ठंडा हो जाए। और फ्रीज़र में देखेंगे तो नीचे के हिस्से में फ्रीज़र में आइस का फॉर्मेशन बहुत कम क्वांटिटी में होगा। जहाँ जहाँ ऑयल के ट्रैप्स होंगे आइस फॉर्म नहीं होगी। बहुत कान लगा के सुनेंगे तो हल्की सी कलकलाहट की आवाज़ सुनाई दे सकती है, लेकिन ये आवाज़ तो लिक्विड की भी आती है। तो लिक्विड की आवाज़ और ऑयल की आवाज़ में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ऑयल चोकिंग है तो जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि जगह जगह पे वाइट आपको प्लेन स्पेसेस दिखेंगे। अगर एल्युमिनियम का फ्रीज़र है तो फ्रीज़र आपको दिखाई देगा और उसके बाद फिर आगे जाके आइस का फॉर्मेशन होगा। अब इस ऑयल को सिस्टम से कैसे बाहर निकालें? तो कंडेंसर और कूलिंग कॉइल को आप अलग अलग फ्लश कर सकते हैं, नाइट्रोजन से ही फ्लश होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि कूलिंग कॉइल ऊपर लगा हुआ है, कैपिलरी साथ में लगी हुई है और हम कंप्रेसर चला के या किसी दूसरे डिवाइस से हम फ्लशिंग कर रहे हैं, एकदम ऑयल नहीं निकलेगा। उसी तरह है कि किसी शीशी में, किसी बॉटल में पानी भरा हो और आप ऊपर से फूंक फूंक के उस पानी को निकालने की कोशिश करें। हाँ, कैपिलरी को अलग करके इवेपोरेटर को बाहर निकाला, कैपिलरी को अलग किया और उसके अंदर हमने कोई ऐसा लिक्विड डाला जो ऑयल को मिल करा दे। जैसे एमडीसी है, मिथाइल डाइक्लोराइड, ये लिक्विड हम डालेंगे 10 ml तो वो ऑयल को मेल्ट करा देगा। फिर हम नाइट्रोजन को, जहाँ से कैपिलरी हमने अलग की है वहाँ से नाइट्रोजन का पाइप लगा के प्रेशर से हम 75 80 100 पाउंड प्रेशर से हम प्रॉपर फ्लशिंग करेंगे। सेम कंडेंसर की हम लोग नाइट्रोजन से फ्लशिंग करेंगे तो ही ऑयल बाहर आएगा। और उसमें भी आपको फ्रीज़र को, कूलिंग कॉइल को उलटना पलटना पड़ेगा, तब जाके ऑयल जो है वो बाहर आएगा। अदरवाइज ऑयल बाहर नहीं आता है। हम लाख कोशिश करते हैं कि हम फ्रीज़र ऊपर लगा हुआ है, फ्लशिंग कर लें, दिल बहलता है, लेकिन ऑयल बाहर नहीं आता है। ऑयल तो तभी बाहर आएगा जब हम फ्रीज़र को बाहर निकालेंगे, कैपिलरी को अलग करेंगे, वहाँ पे हम नाइट्रोजन का प्रेशर डालेंगे, एमडीसी डालेंगे, तब ऑयल जो है वो एग्जिट आउट होगा। इसी तरह से एयर कंडीशनर में भी हम कैपिलरी अलग करके और कूलिंग कॉइल को फ्लश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी मान लीजिए कि अभी जो कंप्रेसर्स के डिज़ाइन बन रहे हैं, जो ऑयल की क्वालिटी हो गई है, तो बहुत कम मात्रा में ऑयल ऊपर चढ़ता है।
तो अगर हम एक्चुअल में बात करें तो शायद 100-200 रेफ्रिजरेटर्स में किसी एक दो में ही ऑयल आपको फ्रीज़र में मिलेगा। थोड़ा बहुत जो सक्शन लाइन से निकलता है उतना ऑयल तो हमेशा रहता ही रहता है। अब आप ये मत सोचिएगा ज़रा सा ऑयल निकल रहा है ये तो बहुत ऑयल अंदर होगा। मैक्सिमम केसेस में अंदर ऑयल नहीं होता है, और 10, 20, 25, 30 ग्राम तक भी अगर अंदर ऑयल है तो सिस्टम की वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अननेसेसरली फ्लशिंग करने से कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, सच में अगर उसमें ऑयल है तो नाइट्रोजन ही एक ऐसा जरिया है जिससे फ्लशिंग की जा सकती है। एयर से कंप्रेसर चला के दूसरे जरियों से फ्लशिंग करने से सिर्फ लॉसेस होते हैं, बेनिफिट उसमें कुछ भी नहीं होता। थैंक यू फ्रेंड्स।